कॉर्डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उनके अंदर 5 विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। इन दिनों ऐसा कहा जाता है। मैं विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूँ कि इन दिनों ऐसा कहा जाता है क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब हमें सिखाया गया था कि कॉर्डेट्स में 3 प्रकार के विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पहले 3 लिखे हुए हैं: नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और तीसरा फेरिंजियल पाउचेज और स्लिट्स। बाद के 2 लक्षण जो है वो बाद की रिसर्च के आधार पे, बाद के प्रमाणों के आधार पे जोड़े गए कि ये 2 लक्षण जिनमें पाए जाते हैं या ये 2 लक्षण उन 3 लक्षणों के साथ पाए जाते हैं, अर्थात ये पांचों लक्षण जिस भी जंतु में पाए जाएंगे वो सारे जंतु जो हैं वो कॉर्डेट्स की श्रेणी में रखे जाएंगे या फाइलम कॉर्डेटा में रखे जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो पूरे जीवन में उपस्थित हों, यह ज़रूरी नहीं है कि संपूर्ण जीवन तक अगर आपके पास ये कैरेक्टर उपस्थित है तो यह आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि यह इनमें से कुछ लक्षण उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो, अर्थात भ्रूणीय अवस्था में हो सकता है ये लक्षण कुछ में वयस्क अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके की स्थिति होती है। इनमें से नोटोकॉर्ड या फेरेंजियल पाउचेस जो है वो बड़ा एक यूनिक कैरेक्टर्स है और होमिकॉर्डेट्स में भी ये लक्षण पाए जाते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड जो है वह एक लचीली छड़ के समान संरचना है जो कि पूरे शरीर की लंबाई तक फैली रहती है। पूरे शरीर की लंबाई तक अर्थात अग्रभाग से लेकर पश्च भाग तक शरीर के फैली रहती है, अर्थात फ्रॉम एंटीरियर साइड टू पोस्टीरियर साइड इट इज फाउंड। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एंडोस्केलेटन, कि अंतःकंकाल का एक पहला हिस्सा है जो कि एम्ब्रियो में या भ्रूण में परिवर्तित होता है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि कॉर्डेट्स की अगर हम बात करते हैं या वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो उनके अंतःकंकाल अस्थि या उपास्थि का बना होता है। तो अस्थि या उपास्थि का जब कंकाल बना होता है तो यह भी एक अंतःकंकाल का हिस्सा है जो कि उनकी अवस्था में या उनकी भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है और सबसे पहले प्रकट होता है। दूसरा, नोटोकॉर्ड जो है वह एक जल स्थितिक ऑर्गन है, जल स्थितिक अंग है। पहली चीज कि जल स्थितिक होता क्या। यदि हम किसी लचीली चीज में पानी भर दें तो उसमें एक विशेष प्रकार की दृढ़ता आ जाती है, तो वो जो दृढ़ता आती है उसको हम कहते हैं जल स्थितिकी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ तो हम गुब्बारों में अगर पानी भर देते हैं तो उस गुब्बारों में लचीलापन और दृढ़ता दोनों स्थिति रहती है। तो यह लचीलापन और दृढ़ता जब है तो वो हाइड्रोस्टेटिक कहलाता है। उनकी मेम्ब्रेन, गुब्बारों की भित्ति जो है उस पानी को थामे रखती है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर बात करूँ तो नोटोकॉर्ड में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति होती है कि उसका जल वाला हिस्सा जो है उसके अंदर पाई जाने वाली विशेष कोशिकाओं का होता है, और वे विशेष कोशिकाएं जो हैं वे कोशिकाएं वैक्यूलेटेड होती है या रिक्तिकामय होती है, कि उनमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और उन रिक्तिकाओं में जल पाया जाता है या द्रव पाया जाता है। और ये सारी कोशिकाएं जो हैं वो एपिथेलियल लाइक टिश्यू जो है या एपिथेलियल लाइक सेल्स जो हैं वो सारी सारी जो है एक फाइबर शीट के द्वारा ढकी हुई रहती है, जो कि 3 हिस्सों की होती है, इनर, आउटर और मिडिल लेयर की 3 हिस्सों की बनी होती है वो फाइबर शीट जो कि उसके अंदर पाई जाती है। इनके साथ में या नोटोकॉर्ड के साथ में अगर हम कहें तो सामान्यतः मांसपेशियां जुड़ी हुई है। चूंकि नोटोकॉर्ड आगे पीछे की ओर मुड़ नहीं सकती या उसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं पाया जाता, परंतु उसके अंदर लेटरल मूवमेंट या पार्श्व मूवमेंट जो है वो पाया जाता है, अर्थात वे ऊपर और नीचे पार्श्व दिशा में संकुचित हो सकती है, आगे पीछे की तरह संकुचित नहीं हो सकती। और इसी कारण इसके साथ जो मसल्स अटैच रहती है वह मसल्स जो है वो शरीर को तरंगित गति प्रदान करने में सक्षम हो जाती है, और शायद इसी कारण से मछली व कई अन्य जानवर जो है इस तरीके से तैर पाते हैं। एम्फिओक्सिस और ऐसे जीव जिनके अंदर की जबड़े नहीं पाए जाते उनके अंदर जो है नोटोकॉर्ड जीवन की सारी अवस्थाओं में मौजूद रहती है, अर्थात उनकी भ्रूणीय अवस्था में भी पाई जाती है और उनके वयस्क अवस्था में भी पाई जाती है। परंतु जैसा मैंने पहले कहा कि वर्टिब्रेट्स में जो है वो नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती वयस्क अवस्था में। वयस्क अवस्था में नहीं पाई जाती तो वो जो है वह वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्री के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्री इन वर्टिब्रेट्स। हालांकि कुछ जगह पे या कुछ जीवों में कुछ जगह पे वर्टिब्री के बीच में नोटोकॉर्ड के कुछ हिस्से पाए जाते हैं। दूसरा, वर्टिब्री का निर्माण भी जो है वो नोटोकॉर्ड की मदद के बिना नहीं हो सकता।
वर्टिब्री का निर्माण जो होता है वह मेसेनकाइमल सेल्स के द्वारा होता है और जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है, या उनका जो ओरिजिन है दैट इज मेसोडर्मल। ये इस चित्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने नोटोकॉर्ड का एक संरचना का एक प्रतिरूप लिया है जिसमें इनर वैक्यूलेटेड सेल्स पाई जा रही है, एपिथेलियल सेल्स है और इसके ऊपर ये शीट पाई जा रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है नोटोकॉर्ड जो है वो जंतु की पूरी लंबाई में पाया जा रहा है। ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है दैट इज नोटोकॉर्ड एंड इट इज फाउंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एनिमल, की जंतु की पूरी लंबाई में पाई जा रही है। अब अगर मैं नोटोकॉर्ड के फंक्शंस की बात करूं तो नोटोकॉर्ड के अलग अलग फंक्शंस हैं। पहली चीज़, ये जंतु को एंटीरियर पोस्टीरियर हिस्से से संकुचित होने से रोकता है। दूसरा, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि इसके पास लेटरल बेंडिंग होती है कि लेटरल रूप से गमन कर सकता है और उसके कारण जो है वह स्विमिंग के अंदर मदद कर सकता है, तरंगित गति के अंदर मदद कर सकता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा फंक्शन जो नोटोकॉर्ड के साथ में पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि नोटोकॉर्ड जो है वो आसपास के ऊतकों को प्रेरित करती है और उसके द्वारा बनने वाले संरचना का निर्धारण करती है। सारे कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड के द्वारा, जैसे हमने पहले कहा कि वर्टिब्री का भी निर्माण होता है, तो वर्टिब्री का निर्माण जो होता है वो मेसोडर्म के द्वारा होता है, या मेसेनकाइमल सेल्स जो होती है मेसोडर्म की वो वर्टिब्री का निर्माण करती है और वो जो है वो सोमाइट्स का निर्माण करते हैं और वो सोमाइट जो है वो बाद में वर्टिब्री के निर्माण में मदद करते हैं। तो नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ जो है वह सोमाइट्स का निर्माण हो जाता है। इसके अतिरिक्त नोटोकॉर्ड जो है वह न्यूरल ट्यूब के निर्माण में भी मदद करती है। अब ये न्यूरल ट्यूब क्या चीज़ होती है? न्यूरल ट्यूब जो है वह हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक प्राथमिक हिस्सा है कि जो सबसे पहले बनने वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल ट्यूब। जैसा हम सभी जानते हैं कि न्यूरल ट्यूब का विकास या न्यूरल नर्वस सिस्टम का विकास जो है वो एक्टोडर्म के द्वारा होता है। तो नोटोकॉर्ड के ऊपर की तरफ एक्टोडर्मल कोशिकाओं की एक पट्टिका पाई जाती है जिसे कि हम न्यूरल प्लेट कहते हैं। यह न्यूरल प्लेट जो है वह नोटोकॉर्ड से जब संकेत मिलता है तो वो अंदर की तरफ वलित होने लगती है और इनफोल्डिंग होने लगती है। अंग्रेजी में कहूँ तो इनफोल्डिंग होने लगती है और यह इनफोल्डिंग जो है वो न्यूरल ट्यूब का निर्माण करने में मदद करती है। इस न्यूरल ट्यूब के साथ में एक्टोडर्म एक बॉर्डर बनाती है जिसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब बॉर्डर। वाई दिस बॉर्डर इज रिक्वायर्ड? दिस बॉर्डर इज रिक्वायर्ड कि पूरा टिश्यू जो है या पूरी एक्टोडर्म जो है वो नर्वस टिश्यू में ना परिवर्तित हो जाए, क्योंकि एक्टोडर्म से कुछ और हिस्सों का निर्माण होना है तो वो हिस्से जो है उसके द्वारा हो जाए, और उन दोनों में विभेद करने के लिए एक बॉर्डर पाया जाता है जिसको कि हम कहते हैं न्यूरल प्लेट बॉर्डर। वो न्यूरल प्लेट को डिफाइन करता है। यह न्यूरल प्लेट बॉर्डर के जो हिस्से अंतर्वलित होने के कारण ये न्यूरल प्लेट के बॉर्डर के दोनों हिस्से जो है यहाँ पे ग्रीन कलर से दिख रहे हैं वो दोनों पास में आ जाते हैं। इस कारण से जब वो अंतर्वलित हिस्सा है दैट फॉर्म्स द न्यूरल ट्यूब की उसके द्वारा न्यूरल ट्यूब का निर्माण होता है, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो जो हरा वाला हिस्सा है जिसको कि हमने कहा कि न्यूरल प्लेट बॉर्डर्स जो हैं वह की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से नोटोकॉर्ड जो है वह पैटर्निंग में भी मदद करती है। दूसरा एक बड़ा कैरेक्टर जो है दैट इज डॉर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। यहाँ हमने तीन लक्षणों को शामिल किया है, डॉर्सल, दूसरा होलो और तीसरा कहलाता है ट्यूबुलर। डॉर्सल अर्थात यह शरीर के पार्श्व हिस्से में पाई जाती है। पार्श्व और अधर क्या होता है इसको समझने के लिए, सामान्य अवस्था में जब जंतु अपनी सामान्य अवस्था में उसका शरीर का जो हिस्सा आकाश की तरफ हो तो वो हिस्सा जो है वो कहलाता है डॉर्सल, सामान्य हिस्सा डॉर्सल, और जो नीचे की तरफ हो धरती की तरफ हो दैट इज कॉल्ड एज लेटरल वेंट्रल, दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रल, कि वो हिस्सा जो है वो वेंट्रल कहलाता है। और लेफ्ट और राइट के जो हिस्से होते हैं दे आर कॉल्ड एज लेटरल्स। लेफ्ट और राइट के हिस्से कहलाते हैं लेटरल्स, धरती की तरफ वाला हिस्सा कहलाता है वेंट्रल, और जो आकाश की तरफ वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है डॉर्सल। तो सारे कॉर्डेट्स के अंदर डॉर्सल स्थिति में अर्थात पार्श्व स्थिति में क्या पाई जाती, नर्व कॉर्ड पाई जाती है। वह नर्व कॉर्ड कैसी होती, खोखली होती, होलो होती, उसमें एक बीच में नाल पाई जाती है जिसको हम केंद्रीय नाल कहते हैं, और उस केंद्रीय नाल के अंदर जो है वो तंत्रिका द्रव भरा रहता है। तीसरा कैरेक्टर जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर। ट्यूबुलर अर्थात ये किसी एक ट्यूब में पाई जा रही है।
ट्यूब में पाई जा रही है, अर्थात उस ट्यूब की अगर हम बात करें तो उस ट्यूब को जो है वो हम सामान्यतया कहते हैं कि वो ट्यूब जो है वो हमारा वर्टिबल कॉलम होता है। तो ये तीन चीज़ें उसके साथ में होती हैं। ये जो हमारा नर्व कॉर्ड है, इसका एंटीरियर हिस्सा या आगे वाला हिस्सा जो है वो मस्तिष्क का निर्माण करता है, और बाकी पीछे वाला हिस्सा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करता है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण जो है वह एक्टोडर्मल कोशिकाओं के द्वारा होता है, और वो एक्टोडर्मल कोशिकाएं जो हैं वो किस तरीके से निर्मित होती है, वो किस तरीके से एक्टोडर्मल कोशिकाओं द्वारा इनका निर्माण होता है, वो हमने पिछली स्लाइड में देखा। तीसरा कैरेक्टर जो इनके साथ में, जो कि इनका विशिष्ट कैरेक्टर है, जिसको कि हम कहते हैं फेरेंजियल पाउचेज या गिल स्लिट्स या फेरेंजियल स्लिट्स। फेरेंजियल स्लिट्स या पाउचेज जो हैं वो मुख्य रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम को बाह्य वातावरण से जोड़ती है। एक तरीके की ऐसी संरचना है जो कि पाचन तंत्र को बाह्य वातावरण से जोड़ती है। हालांकि पाचन तंत्र को बाह्य वातावरण से जोड़ने के लिए मुख और गुदा भी पाए जाते हैं, परंतु फेरेंजियल गिल स्लिट जो है स्पेशली एक्वाटिक एनिमल्स में बहुत इंपॉर्टेंस की होती है। वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट इन एक्वाटिक एनिमल्स? क्योंकि कई जंतुओं में यह भोजन को ग्रहण करने का काम करती है। भोजन ग्रहण करने का एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं फिल्टर फीडिंग, जिसके बारे में हम जानेंगे कि वो फिल्टर फीडिंग के लिए भी मदद करती है, श्वसन के लिए भी मददगार होती है। तो इस तरीके की चीज़ होती है। इसका निर्माण एक्टोडर्म के द्वारा होता है कि एक्टोडर्म जो है वो इन फोल्ड होके या अंतर्वलित होके जो है वो निर्माण करती है इनका। फेरेंजियल स्लिट्स और फेरेंजियल ग्रूव्स में एक ही अंतर होता है कि फेरेंजियल स्लिट्स जो हैं वो एक छोटी छोटी दरारों के रूप में होती है, अर्थात उसके बीच में सेप्टा या उसके बीच में पट्ट पाए जाते हैं। जबकि हम फेरेंजियल पाउच की बात करें तो वो लगातार एक कॉलम होता है या लगातार एक संरचना होती है जो कि बीच में से नहीं टूटती, दैट इज कॉल्ड एज फेरेंजियल पाउचेज। वो टूटते नहीं। ये फेरेंजियल पाउचेज जो है वो अन्य जंतुओं में जो अगर मैं कहूँ तो टेट्रापोड्स के अंदर पाउचेज पाए जाते हैं, और ये पाउचेज जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर की यूस्टेचियन ट्यूब होती है, मिडिल ईयर कैविटी होती है, टॉन्सिल्स होते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स को जन्म देते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि फेरेंजियल गैस्लेट्स जो होती है वह की फिल्टर फीडिंग के अंदर काम में आती है, और आज की तारीख में भी कुछ कॉर्डेट जो है, इवन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो वेल मछली है हमारी, वह भी फिल्टर फीडिंग, हालांकि वो फेरेंजियल गैस्लेट्स के नहीं, उनके गिल्स के द्वारा मुंह में पानी छाना जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है उसके साथ में है, लेकिन फिल्टर फीडिंग वहाँ पाई जाती है। कुछ कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल्सलेट्स जो है या फेरेंजियल पाउचेस जो है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए भी काम में आते हैं, और वो उसके साथ में। यह जैसा मैंने पहले कहा कि फेरेंजियल गैस्लेट्स और पाउचेस जो हैं वो सामान्यतः एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो है वो या तो इनकम्प्लीट होते हैं या बिल्कुल गायब हो जाते हैं। बाकी टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या बनता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगला लक्षण जो है इसका जो होता है वो एंडोस्टाइल या थायराइड ग्लैंड की उपस्थिति। पूर्व में हम इसको नहीं गिनते थे कि एंडोस्टाइल या थायराइड ग्लैंड की उपस्थिति जो है वो एक कॉर्डेट का विशिष्ट लक्षण है, लेकिन बाद में कालांतर में जब रिसर्च हुई और ये पता चला कि ये वास्तव में सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में ही पाया जाता है, तो इसको हमने कॉर्डेट के विशिष्ट लक्षण की तरह मानना शुरू कर दिया। कॉर्डेट्स के अंदर जो है वह जो एंडोस्टाइल जो है वो मूलतः एक प्रकार का स्त्रवण करता है जो कि आयोडीन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, और ये आयोडीन कंटेनिंग प्रोटीन जब होता है तो इसी कारण से थायराइड को भी जो है वो उसके साथ में शामिल कर दिया गया। यह जो है वो एंडोस्टाइल के ठीक नीचे की तरफ उपस्थित होता है। एम्फिओक्सिस लैम्प्रे या लोअर कॉर्डेट्स में भी ये पाया जाता है। एक जो पांचवा कैरेक्टर जो है, जो कि हम कहते हैं कि जो कि कॉर्डेट्स का एक विशेष कैरेक्टर है, दैट इज पोस्ट एनल टेल, अर्थात गुदा के पश्चात जो पूंछ पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट एनल टेल, और वो पोस्ट एनल टेल इसके अंदर पाई जाती है, एंड दैट इज अगेन मस्कुलर, अर्थात गुदा के पश्चात भी वर्टिबल कॉलम एक्सटेंड हो जाता है और वो पूंछ का आकार दे देता है। ऐसा माना जाता है कि पोस्ट एनल टेल का विकास जो है वह पानी में तैरने के लिए या तैरने के लिए किया गया था, कि उसके अंदर पानी में तैरने की सुगमता के लिए इन जंतुओं में पोस्ट एनल टेल का विकास किया गया। पोस्ट एनल टेल जो है वह सोमेटिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और थोड़ा सा कड़क और लचीला दोनों होता है, जो कि इनको तैरने में मदद करता है। सभी जंतु
जिनके अंदर की पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, वे सारे जंतु जो है वो अपनी टेल को हिला सकते हैं या उसको स्वतंत्र रूप से उनमें मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मनुष्यों में पोस्ट एनल टेल नहीं पाई जाती, वह वेस्टिजियल या रूडिमेंट्री होती है। वेस्टिजियल होती है अर्थात मनुष्य में जो कॉक्साई है, जो सेक्रल वर्टिब्री है, जिसको कि हम कॉक्सा कहते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के सबसे एंड में पाए जाते हैं, वहाँ है। तो मनुष्यों में इस तरीके की चीज़ नहीं पाई जाती। अब अगर हम सामान्य लक्षण की, क्योंकि ये 5 लक्षण जो हमने बात किए थे, वो पांचों लक्षण जब तक किसी जंतु में नहीं होंगे तब तक हम उसको कॉर्डेट नहीं कह सकते। किसी जंतु में नहीं होंगे अर्थात तो उसके जीवन की किसी भी अवस्था में ये जंतु पाए जा सकते हैं। अगर हम सामान्य लक्षणों की बात करें कि कॉर्डेट्स जो है उनमें और क्या सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, तो हैबिटेट के आधार पर हम कहते हैं कि वे जंतु एक्वेटिक हो सकते हैं, मरीन या फ्रेश वाटर, लवणीय या अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जा सकते हैं, स्थलीय पाए जाते हैं और उड़ने के लिए भी अनुकूलित होते हैं। अगर उनके स्वभाव की बात करें तो अधिकतर जंतु जो हैं वो फ्री लिविंग हैं, अर्थात वो मुक्त रूप से जीवन जीने वाले हैं। कुछ जीव स्थानबद्ध भी हो सकते हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, तथा कतिपय मछलियाँ या कुछ मछलियाँ जो हैं वह एक्टोपैरासाइट, बाकी सामान्यतः कॉर्डेट जो हैं वो पैरासाइट नहीं होते, लेकिन कुछ मछलियाँ जो है वो एक्टोपैरासाइट के रूप में होती है और आज तक एक भी एंडोपैरासाइट या सेप्रोफिटिक नहीं देखा गया। बॉडी प्लान की बात करें कि बॉडी के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ बाइलेटरल या द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इनका शरीर सेगमेंटेड होता है अर्थात खंडों में विभक्त होता है, बट सेगमेंटेशन जो है वो कई जंतुओं में दिखाई नहीं देता। जैसे हम में भी सेगमेंटेशन नहीं दिखाई देता, हमारा सेगमेंटेशन जो है वो सिर्फ एब्डोमिनल मसल तक सीमित है। अगर हम देखना चाहें तो एब्डोमिनल मसल या पीठ की मसल्स के साथ में हमको दिखाई देता है, बाकी सेगमेंटेशन जो है वो स्पष्ट नहीं होता। इस तरीके के जंतु जितने कॉर्डेट्स हैं दे आर टिप्रोब्लास्टिक, अर्थात इनके अंदर 3 जर्म लेस पाई जाती है, जिनको हम बाह्यस्चर्म, मध्यस्चर्म और अंतःस्चर्म या अंग्रेजी में कहें तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है। इनकी सीलोम जो है वह सुविकसित होती है और एंट्रोसिलोमिक होते हैं, अर्थात कि इनकी सीलोम का विकास जो है मेसोडर्म के पाउचिंग के द्वारा होता है, न कि स्प्लिटिंग के द्वारा, क्योंकि स्प्लिटिंग के द्वारा जिसका निर्माण होता है उसको हम कहते हैं शाइजोसीलस। तो यहाँ पे जो पाई जाती है वो एंट्रोसीलस सीलोम पाई जाती है। इनके इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम की बात करें अर्थात शरीर पर आवरण की बात करें तो एपिडर्मिस सभी में प्रेजेंट होती है। डर्मिस जो है सिर्फ वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, कि त्वचा में जो है वो 2 तरीके की परत पाई जाती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। कई जंतुओं में केराटिनाइज या बोनी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनकी त्वचा के ऊपर, और ये एक तरीके से त्वचा का मॉडिफिकेशन होता है। इसमें बाल, हूफ, स्केल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इस सब का मॉडिफिकेशन होता है जो कि पाया जाता है। और इनकी त्वचा में स्पेशली अगर हम बात करें तो सबकी त्वचा में किसी न किसी प्रकार की विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। कुछ जीवों में नहीं भी पाई जाती परंतु इनके अंदर पाई जाती है, चाहे वो सेबेशियस ग्लैंड हो, चाहे वो म्यूकस ग्लैंड हो, चाहे वो स्वेट ग्लैंड हो, अलग अलग प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनका अंतःकंकाल जो है वो या तो अस्थि का बना होता है या उपास्थि का बना होता है, कि इनके अंदर अंतःकंकाल अस्थि या उपास्थि दोनों का मिलकर बना हो सकता है, कि किसमें अस्थि है। और कार्टिलेज जो है वो सामान्यतः कार्टिलेजनस फिश, जिसको कि कॉन्ड्रक्थीस कहा जाता है, उसके अंदर पाया जाता है। बाकी सारे जंतुओं में पीसीज के अंदर ऑस्टिकथीस, फिर उसके बाद में 4 क्लासेस जो हैं हमारी एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स, इन सब में अंतःकंकाल जो है वह अस्थि का मिलकर बना होता है। पाचन तंत्र की बात करें तो कंप्लीट होता है। कंप्लीट से तात्पर्य हुआ कि इनमें मुख और गुदा पृथक पृथक होते हैं, दोनों की ओपनिंग अलग। मस्कुलर होता है अर्थात मसल्स का मिलकर बना होता है, इनका जो निर्माण जो है वो मसल से होता है। फेरेंजियल पाउचेस जो है वो भ्रूणीय अवस्था में पाए जाते हैं और बाद में ये गायब हो जाते हैं। कुछ जीवों में जो एक्वाटिक हैं उसके अंदर गिलस्लेट्स के अंदर की फॉर्म में रहते हैं। इनके पेशी तंत्र की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है, जिनको कि हम स्मूथ, स्केलेटल, कार्डियक या रेखित, अरेखित और हृदय पेशियों के नाम से पहचानते हैं। कई जीवों में जो है वो मायोमेर्स और मायोटोम्स के में भी विभक्त थे उनके शरीर। श्वसन तंत्र की बात करें तो श्वसन के लिए ये जो है जल और थल दोनों के लिए अनुकूलित होते हैं। जल में जब होते हैं तो इनका प्रमुख रूप से श्वसन तंत्र जो होता है या श्वसनांग जो होता है वह गिल्स होते हैं, और पृथ्वी पर जब है तो इनका श्वसनांग जो है मुख्य रूप से फेफड़े होते हैं। कुछ जीव
स्पेशली एम्फीबिया जो है वो त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं, लेकिन जब श्वसन करते हैं तो इनके साथ में एक चीज़ और पाई जाती है कि इनकी जो भी श्वसन तंत्र है वह कैपिलरीज के साथ में रिच सप्लाई होती है, कि इनके श्वसन तंत्र में रुधिर का प्रवाह लगातार बना रहता है, जिससे कि गैस एक्सचेंज बहुत आसानी से हो सकता है। कुछ मछलियों में स्विम ब्लैडर पाया जाता है जो कि उनको उत्प्लावन बल प्रदान करता है। परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इनका परिसंचरण तंत्र बंद होता है, अर्थात सुस्पष्ट हृदय पाया जाता है और रुधिर को लाने ले जाने के लिए वाहिकाएं पाई जाती है, जिसमें आर्टरीज और वेन्स प्रमुख है। इनका हृदय जो है वह वेश्मी होता है। वेश्मी अर्थात उसमें चैम्बर्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो मछलियों में 2 वेश्मी होता है, एम्फीबियस में 3 होता है, रेप्टाइल्स में भी 3 वेश्मी होते हैं, अर्थात जिसको आप ऑरिकल और वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो देर इज़ 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल इन द फिश, देर आर 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल इन द एम्फीबियन एंड द रेप्टाइल। बट रेप्टाइल्स में क्रोकोडिलिया के बाद अगर हम बात करते हैं, या क्रोकोडिलिया से उच्च जितने जंतु हैं उन सब में 4 वेश्मी या चतुष्वेश्मी हृदय और 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, जिसके अंदर 2 आलिंद और 2 निलय पाया जाता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम के लिए हम पहले कह चुके हैं कि नावकॉट जो है वो होलो, खोखली और डॉर्सल होती है, और मस्तिष्क पाया जाता है जिसके कि सामान्यतः 3 हिस्से होते हैं, जिसको अग्र, पश्च और मध्य मस्तिष्क के नाम से पहचानते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के नाम से पहचानते हैं। सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो प्रोटोकॉर्डिड जो हैं उनमें सेंस ऑर्गन सिंपल होते हैं, बट जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ता जाता है या जैसे जैसे हम उसमें जटिलता बढ़ती जाती है तो ये सेंस ऑर्गन भी जटिल होते जाते हैं। दे हैव गॉट द फोटो रिसेप्टर्स, उनके अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, स्टेटोसिस होती है प्रोटोकॉर्डिड्स में। लेकिन अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो फोटो रिसेप्टर्स जो है वो आइज़ की तरह हो जाती है, कि आँखें जो हैं वो फोटो रिसेप्टर्स की तरह काम करती हैं। देर आर ऑडिटरी रिसेप्टर्स जो कि ध्वनि का संकेत सुनते हैं, तो कान जो होता है वो ध्वनि का संकेत सुनता है। केमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जिह्वा या नाक जो है वो कीमो रिसेप्टर्स की तरह काम करती है। और त्वचा जो है वह टच रिसेप्टर, इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स, वाइब्रेशंस, इन सारी चीज़ों को सेंस करने का काम करती है। उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो उत्सर्जन तंत्र जो है उसके अंदर पेयर्ड किडनी अर्थात युग्मित किडनी एक लेफ्ट और एक राइट साइड में पाई जाएगी, और हर किडनी जो है वो ग्लोमेरुलर होती है, अर्थात उसके अंदर की छानने की प्रक्रिया होती है, और उनके साथ में पेयर्ड डक्ट्स पाई जाती है, कि उनके साथ जो डक्ट्स हैं, जितनी यूरिनरी डक्ट्स हैं वो सारी सारी पेयर्ड या युग्मित होती हैं। इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है या जनन जो है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सामान्यतः पार्थेनोजेनेसिस से होता है, और वो कुछ मछलियों तथा एम्फीबियंस तथा लिजार्ड्स में पाया जाता है, बट सभी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, बाकी सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो है वो डायरेक्ट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकता है, कि दोनों जगह हो सकता है। जल में भी, शरीर के बाहर भी हो सकता है और शरीर के अंदर भी हो सकता है, निर्भर करता है कि उस जंतु का आवास एवं स्वभाव कैसा है। सामान्यतः कॉर्डेट्स में नर और मादा अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ मछलियों तथा सी स्क्वाड्स में जो है वो उभयलिंगी स्थिति भी पाई जाती है। कुछ जीव अंडज तथा कुछ जीव जरायुज होते हैं। अगर हम कहें तो जरायुज जो है वह कुछ मछलियों में, पाइथन तथा मैमल्स की विशेषता है, बाकी सारे जितने भी कॉर्डेट्स हैं हमारे वो सारे सारे कैसे होते हैं, अंडज होते हैं। कुछ जो कॉर्डेट्स हैं उनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी पाया जा सकता है, अर्थात उसके अंदर जो है वो लार्वा अवस्था भी हो सकती है, बट बाकी जो जितने अधिकतर कॉर्डेट्स हैं उनमें डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है। उनमें अंडा हो या जरायुज हो जीव तो उससे वयस्क के समान ही जंतु का जन्म होता है, और जब वयस्क के समान जंतु का जन्म होता है तो इनमें पेरेंटल केयर्स भी पाई जाती है। पेरेंटल केयर्स अर्थात पैतृक संरक्षण की प्रवृत्ति जो है वो कॉर्डेट्स में ज़्यादा पाई जाती है बनिस्पत की नॉन कॉर्डेट्स के। तो यहाँ हम उन सारे लक्षणों के बारे में करीब करीब जान गए हैं जो कि किसी कॉर्डेट के अंदर उपस्थित होने चाहिए, या इन लक्षणों के होने के कारण उस जीव को हम कॉर्डेट कहते हैं। तो ऐसी स्थिति है। यहाँ कुछ पुस्तकों के नाम है जिसका उपयोग मैंने किया था, और आप भी चाहें तो उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी को कोई प्रश्न हो इस लेक्चर के बारे में
तो वह नीचे लिखे ईमेल sunil@zoologyudaipur@gmail.com पर कर सकते हैं और निसंदेह मैं आपके प्रश्नों का जवाब